नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं 64 बीपीएससी में रैंक 22 हासिल करने वाले आदिल बिलाल जी। इनका चयन डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है। इनकी पहली प्रेफरेंस ही थी डिप्टी एसपी और इनको वो अलॉट भी हुआ है, इसलिए ढेर सारी बधाइयां आदिल जी और आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। Hi Divyanshi, thanks for making this platform a great platform that Study IQ. इसे मैं शुरू से ही फॉलो कर रहा था और मुझे एक था अरमान कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूं ताकि मैं यहाँ पे भी इंटरव्यू दे सकूं। आज आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया एंड थैंक्स अ लॉट। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, आज जब रिजल्ट आ रहा है और वो हमारे साथ हर दिन एक इंटरव्यू सेशन में जुड़ रहे, अपनी कहानी बता रहे, अपनी जर्नी को हम सभी के साथ शेयर करें, तो ये हम लोग के लिए भी बहुत ड्राइविंग मोटिवेशन है और एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा। आदिल जी, Sure. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मैंने बीटेक जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से किया था सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि 2015 में कंप्लीट हुआ। 2015 में मैंने गेट क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्रा में, बीआईटी मिस्रा, जो 2017 में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका अरमान मुझे बचपन से एक शौक था। मेरे घर वालों का भी एक अरमान था कि नहीं, आपको उधर जाना है, क्योंकि मेरे घर में हर प्रोफेशन में लोग थे लेकिन सिविल सर्विसेज की तरफ कोई भी नहीं थे। तो मुझे इस बाकी सबके अरमान को और अपने शौक को एक शेप देना था। तो मैंने 2018 में तैयारी शुरू की। पीटी के लिए मैंने बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी ही किया और मीन्स में मुझे कुछ प्लेटफॉर्म्स का भी हेल्प मिला और मैंने उसके लिए किया। इंटरव्यू में भी कुछ लोगों का बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो मैं फिर फाइनली, और बाकी लोगों की दुआ, दोस्तों का सपोर्ट और फैमिली वालों की दुआ, ये हमेशा मेरे साथ रही। आज मैं यहाँ पहुंच गया। मुझे 22nd रैंक भी आया और बिहार पुलिस सर्विस जो मेरा पहला चॉइस था, उसके लिए मैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए चयनित भी हुआ हूँ। सभी का सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है इस रिगरस जर्नी में। और आपने बचपन से ही आपका शौक था सिविल सर्विसेज में। मेरा यही प्रश्न है, क्यों सिविल सर्विस? इसके पीछे कई रीजंस है। मैंने शुरू से देखा बहुत सारे सिविल सर्विसेज में लोगों को, बिहार पुलिस सर्विस में भी, आईएएस आईपीएस को भी। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये जॉब है जो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत तरह के फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर टेक्निकल स्किल्स है, तो मुझे लगा कि ये मैं बहुत बेहतर लेवल पे इसे यूज कर सकूंगा। और एक इसमें बहुत अच्छा जॉब सिक्योरिटी भी है। और बिहार पुलिस सर्विस जो मेरा हमेशा से एम था कि नहीं, मुझे अगर यूपीएससी भी होना था तो इंडियन पुलिस सर्विस मेरा उसमें पहला चॉइस रहा हमेशा। तो मुझे लगा कि नहीं, पुलिस सर्विस ही जाना है, क्योंकि ये ऐसा है कि पहला रिस्पोंडेंट होता है किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में। बेहतरीन सोच और बेहतरीन मोटिव के साथ आप इस सर्विसेज में आए और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी सोच, जो भी एम, जो भी एस्पिरेशन आप लेकर आए हैं, वो इस सर्विसेज में आपके पूरे हुए। आदिल, तैयारी के बारे में बात करते हैं। जब आप 2017 में जब आपका एमटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ही आपने तैयारी शुरू कर दी, या फिर जब आप ग्रेजुएशन में थे, बीटेक कर रहे थे, तभी से थोड़ा बहुत आपने इस जर्नी की तरफ कदम बढ़ा लिया था? नहीं, मेरा इसमें सोच कुछ अलग है कि नहीं, मैं जो कर रहा होता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं उस बीटेक की लाइफ को एंजॉय कर रहा था, टेक्निकल स्किल्स ले रहा था, नॉलेज लेवल बढ़ा रहा था और कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर रहा था। जब मेरा गेट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जॉब नहीं करना है, मैं हायर स्टडीज कर लूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, हायर स्टडीज पे जाना चाहिए। तो मैंने एमटेक किया और मैं कॉलेज लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय किया। जो मैं उसमें गेन कर सकता था मैंने गेन भी किया। उसमें मैंने प्रोजेक्ट भी किया जो बहुत वर्ल्ड में रिनाउंड हुआ। तो इसमें बहुत मुझे अच्छा लगा। जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगा कि मैं अब जो कर रहा था वो मैं कर लिया हूँ। अब मुझे कुछ करना है जो मैं अपनी चॉइस से कुछ करूं, जो मेरा एम था बचपन से। तो मैं एक टाइम में किसी एक चीज को लेकर चलता हूँ और मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। यू इसी बिलीव इन वजह से इस परफेक्शन। बीच में भी, यस, इसी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मुझे मिली बीटेक के बाद, तो मैंने नहीं किया। एमटेक के बाद मुझे मिली तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और एक उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। ये जो डिटर्मिनेशन है आपका,
चाहे वो बीटेक के बाद हायर स्टडीज का हो, उसमें वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना हो, या फिर एमटेक के बाद बीपीएससी क्लियर करना हो, वो भी 22nd रैंक के साथ। ये आपका डिटर्मिनेशन यस, है और आप डिसिप्लिन थैंक यू। है, और ओवर डिसिप्लिन है। यू न्यू व्हाट इज राइट फॉर यू एट द राइट टाइम। ये जो कहते हैं, जब आप इन सब चीजों में सॉर्टेड हो जाते हैं तो बहुत आसान हो जाती है जर्नी। थोड़ा सा इस पर आप बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाई, गिविंग योर बेस्ट एट द बेस्ट फर्स्ट शॉट। जब मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ तो मैंने उसमें भी टाइम लिया। मैं 1-2 मंथ घर पे रहकर सोचा कि किस तरह से मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो उस टाइम में 2017 का यूपीएससी का रिजल्ट आया था। तो मेरे भैया के फ्रेंड थे उत्सव कौशल भाई, जिन्होंने रैंक 14th लाया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, तुम भी कर सकते हो और तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह से ऑप्शनल सेलेक्ट करना होगा और इस तरह से तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो वहां से मेरा करियर ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज और बीपीएससी के लिए एक गाइडेंस मिलना शुरू हुआ और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। आदिल जी, इस प्रिपरेशन के बारे में बात करें बीपीएससी स्पेसिफिकली, तो कितना समय लगता है प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, अगर बीपीएससी की बात, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो वो भी बुरा नहीं है। इसमें तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना। जो आपका वीकनेस है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकनेस हर इंसान के अंदर होता है। अगर आप उसे दूर करने जाए तो पूरा जिंदगी बीत जाएगा, वीकनेस दूर करते रह जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, अगर आप उस पर काम कर लें तो आप किसी भी पाथ को लेकर आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये मानना था कि मैं एक बार में एक चीज को कर रहा हूँ उसे मैं बहुत परफेक्शन के साथ करूँ, तो मैंने वो किया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का होता है तरीका कि नहीं, वो अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ मैनेज करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। उनका भी वो गोल क्लियर है कि नहीं, मुझे ये करना है और ग्रेजुएशन कंपलसरी है सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनका ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी होता है। लेकिन ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये मेरा वीकनेस था कि मैं उस तरह से टाइम मैनेज नहीं कर पाता पढ़ाई और ये, तो इसलिए मैंने एक बार में ये किया। लेकिन मेरा स्ट्रेंथ था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें परफेक्शन रखा। मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा एक्टिव रहा। तो इसलिए मैंने अलग अलग टाइम दिया इसके लिए। और अगर बात करूँ बीपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, तो ये मेरे हिसाब से अगर पीटी के लिए आप तैयारी करें और अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, स्मार्टली आप काम कर रहे हैं, तो 1 मंथ पीटी के लिए काफी है। और मेंस की बात कहें तो बहुत आसान है मेंस निकालना। जितना पीटी आसान है उससे कहीं ज्यादा आसान मेंस निकालना है। तो मेंस के लिए बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आप पहला चीज स्टैटिस्टिक्स को सही करना है, जो कि 72 मार्क्स का आता है जीएस पेपर 1 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि ऑप्शनल, बिल्कुल आप ऑप्शनल को समझ रहे हो अच्छे से। तो आप कहीं भी अगर ऑप्शनल अगर लिखेंगे तो 180 अप्रॉक्स अगर मार्क्स आ जाता है, और आप स्टैट सही करते हैं जो 72 मार्क्स का है, उसमें वर्स्ट भी अगर 60 मार्क्स आता है, और बाकी क्वेश्चंस जो 6 क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 में बचे और 8 क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 में बचे, अगर उसमें आप सिर्फ 15 मार्क्स पर क्वेश्चन भी ला रहे हैं 38 में, तो भी आपका जीएस पेपर 1 में 15 × 6 90 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स, ये मैं मिनिमम जोड़कर बता रहा हूँ, 150 मार्क्स जीएस पेपर 1 हुआ। और इसी तरह से बहुत वर्स्ट आपका 120 130 मार्क्स जीएस पेपर 2 हुआ। और अगर आप ऑप्शनल में 180 मार्क्स ला रहे हैं तो भी आपका, और इंटरव्यू बहुत आसान है अगर आप सही टाइम दे दिए, 1 मंथ दे दिए उसे तैयार करने में। बिल्कुल आप अपने पर्सनैलिटी में उसको इम्बाइब करने की कोशिश करना है इंटरव्यू के स्टेज में, कि जो कुछ बेसिक चीजें हैं आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप एक्सेप्ट करिए कि ये सर मुझे मतलब आता है, आप उसके बारे में सही से बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्सेप्ट करिए कि सॉरी सर ये मुझे नहीं आता है। तो आपका अगर वो ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आप काम है और प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि 80 to 90 95 मार्क्स आ जाता है 120 में। तो अगर आपका इधर 500 मार्क्स बनता है और इधर 80 मार्क्स भी बनता है तो आप टॉप रैंक में बहुत आसानी से आ सकते हैं। मतलब ये मैं बिल्कुल मिनिमम मार्क्स बताया। अगर आप इसमें, जैसा कि जीएस पेपर 1 में 15 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो कोई भी नहीं सोचेगा 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50% भी अगर आप लाते हैं तो 19 मार्क्स आएगा। तो आप इसमें आप सोच लीजिए 580 ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, तो आप इसमें 620 630 650 तक आराम से ला सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बस एक आदिल, स्मार्टली काम करना है। आदिल, जिस तरीके से आप अभी कैलकुलेशंस बता रहे थे,
वो दिख रहा था आपकी परफेक्शन, किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन को समझा है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि आदिल ने 64th बीपीएससी को रैंक 22 के साथ क्लियर किया है, एंड ही इज हेल्पिंग द यंगर एस्पिरेंट्स। 65th बीपीएससी को अभी जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए ये ट्रेन कर रहे हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस से जितना भी हो सके ही इज एनरिचिंग दोज एस्पिरेंट्स। तो हम आपसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग डिटेल्ड गाइडेंस लेते हैं आदिल। एक स्टूडेंट को किस तरीके से अपना बेस्ट देना है इंटरव्यू में? जब इंटरव्यू का किसी का कॉल आता है तो उस दिन से उन्हें ये मान लेना चाहिए कि मैं ऑफिसर हूँ। और उनका जो पहला प्रायोरिटी, अगर किसी का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो उन्हें मान लेना है कि मैं सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर हूँ। और अगर किसी का पहला प्रायोरिटी बिहार पुलिस सर्विस है तो उन्हें मान लेना चाहिए कि मैं डीएसपी हूँ। और फिर अगर जैसे घर से बाहर भी निकल रहे हैं, पहले तो आप घर में देखें कि आप घर में बैठे हैं, आप घर में देखें कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, क्या उसका सॉल्यूशंस हो सकता है, आपकी मदर का क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब इन जनरल एक पुलिस वाले से या एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल से। तो उस तरह से आप प्रॉब्लम्स को समझिए घर के लेवल पे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप पड़ोसी से समझिए कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन है एक पड़ोसी से। तो आप इसको, अगर ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इसे अगर आप लार्जर लेवल पे एक्सपैंड करके देखें तो ये बिल्कुल आप अपने पड़ोसी से अगर आप पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या एक चाहिए आपसे, तो आप वो जो बताएंगे वो बिल्कुल आप वैसा समझिए कि आपके पड़ोसी देश से कैसा रिलेशन होना चाहिए और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इसे समझ जाइएगा। तो आपको रिलेट करना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको कहीं रोड पे पानी लगा हुआ दिख रहा है, तो आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि ये पानी क्यों लगा हुआ है और क्या सॉल्यूशन होता है, या आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन क्या करे इसके लिए। तो ये आपको एक क्वेश्चन भी मिलता जा रहा है, इसका सॉल्यूशन भी मिलता जा रहा है, आंसर भी मिलता जा रहा है। फिर आप सोचिए कि अच्छा, गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स इसके लिए लगाए हैं और इसे कैसे इंप्लीमेंट कराना चाहिए, तो आपको उस स्कीम्स के बारे में पता चला। आपके पास फोन हमेशा अवेलेबल रहेगा, गूगल आप करिए जहां चल रहे हैं। आप देखिए कि अच्छा, आप रोड पे चाय पीने जा रहे हैं तो आप देखिए कि ये चाय वाले आखिर क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे, ये कैसे करेंगे। तो आपको एजुकेशन सिस्टम में क्या लूपहोल्स है, कैसे क्या सुधार किया जा सकता है, वो भी समझ में आएगा। कोरोना पीरियड में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि हेल्थ सेक्टर में क्या कमी है। आप जो एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप एक डीएसपी या एसपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना पीरियड में वो ये करें, या आप एक डीएम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोरोना पीरियड में ये करें तो बेहतर होगा, आपको वो चीज इम्बाइब कर लेना है खुद में कि ये करना चाहिए। और बिल्कुल मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करते चलना है। आप जब मॉक इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, आप मॉक इंटरव्यू मैक्सिमम दीजिए। और मैं एक सलाह दूंगा कि मॉक इंटरव्यू पे आप हावी रहिए, खुद पर मॉक इंटरव्यू कभी मत हावी होने मत दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि मॉक इंटरव्यूज का जो पॉजिटिव्स मिलता है उसे आप बिल्कुल, आप उसके लिए खुश होइए कि मेरे अंदर ये पॉजिटिव्स है, उसको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए, स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाना है। वीकनेस जितना वो बताए उसमें एक वीकनेस आप रोज दूर कर रहे हैं तो भी बहुत है, और उसे बाकी वीकनेस जो बता रहे हैं उसे उस दिन के लिए इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका वीकनेस बताया जाता है मॉक इंटरव्यूज में कि आप में ये कमी है ये कमी है, तो लोग बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। और बाद में वो उस चीज का को प्रेशराइज उस चीज से प्रेशराइज हो जाते हैं, और जो नेचुरल परफॉर्मेंस आता है वो धीरे धीरे हैम्पर करने लगता है, वो और मॉक इंटरव्यूज से भागने लगते हैं। तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो तो वही दब गया, और जो वीकनेस है वो उनको और वीक कर दिया। तो मुझे लगता है कि नहीं, वीकनेस जितना है, एक वीकनेस अगर रोज दूर कर रहे हैं, अगर आपको कहा जा रहा है कि नहीं आपका हैंड बहुत ज्यादा शेक कर रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आपका हेड भी बहुत शेक कर रहा है, तो आप नहीं, आप सिर्फ हैंड पे एक दिन फोकस करिए, अगले मॉक में आप उसके अगले मॉक में हेड पे करिए। तो इस तरह से आप बारी बारी सुधार सकते हैं। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है उसे आप सुन सुनकर बहुत ज्यादा खुश होइए, और सोचिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, मुझे ये और ज्यादा प्रोड्यूस करना है। किसी का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, तो आप उस पर और मेहनत करिए ताकि आप इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में खुद ले जाइए। आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर दीजिए, आप कुछ और डेटा की बात कर दीजिए, वो खुद डेटा पे आ जाएंगे कि नहीं ये डेटा है, तो आप उसमें फिर आ गए, आप अपने एरिया में ले गए उसे। अगर मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 साल, तो शायद मैं कुछ चीजें भूल रहा था। तो अगर इस तरह से मुझे, अगर सिविल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं सिविल की तरफ ले जाऊं, कुछ ऐसा कीवर्ड्स छोड़ दूं बीच में कि सिविल इंजीनियरिंग की तरफ आ जाए। अगर मुझे लगा कि मैं वीक हूं तो मैं बीच में इस तरह का कुछ एक आध वर्ड यूज कर दूं, पॉवर्टी एजुकेशन या कुछ, तो वो उधर ही चले जाएंगे। तो आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करना है, और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और मॉक इंटरव्यू देते रहना है,
और मॉक इंटरव्यू से डिमोटिवेट नहीं होना है कभी। आदिल जी ने एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव ओवरव्यू दिया है किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, और फर्स्ट डे से ही सोचना है जब आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट की तरह किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आदिल जी, मैं बहुत सारे उन एस्पिरेंट्स की तरफ से पूछ रही हूँ क्योंकि हमने कई बार सुना है कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए और आपको नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही पोलाइटली कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। लेकिन कई बार ऐसा होता है रिपीटेड नेगेटिव आंसर्स देने पे आई एम सॉरी, आई डोंट नो, शायद एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, ऐसी धारणा है। तो आपके हिसाब से ये धारणा सही है या गलत है, और अगर ऐसा है तो क्या करना है इस सिचुएशन में? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी इंटरव्यू में, जैसे बीपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, तो इसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता है। आपने पीटी दिया है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको मेंस दिया है, उसमें भी आपको नॉलेज है, आप करंट से अपडेटेड हैं तो आपको नॉलेज है। और जरूरी नहीं है आपको बाकी सब चीज भी आए, तो आपको जितना चीज आ रहा है वो काफी है एक इंटरव्यू निकालने के लिए। और सब चीज आने का ये मतलब है कि अगर वो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें आप अनकंफर्टेबल है या आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है या ऐसा कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको आता है, उसका आंसर ये है कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। आपको आ रहा है कि आपको ये नहीं आता है, तो आप उसमें बोल दीजिए कि सॉरी सर ये मुझे नहीं आता है। अगर आप लगातार 5 क्वेश्चन में सॉरी भी बोल रहे हैं लेकिन 6 क्वेश्चन आप जवाब दे रहे हैं और आप उन्हें बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका वो स्ट्रांग एरिया खोजते हैं कि नहीं आपका क्या स्ट्रांग एरिया है, वो अगर देख रहे हैं कि नहीं आप पहला क्वेश्चन में सॉरी बोले, दूसरे में सॉरी बोले, तीसरे में सॉरी बोले, तो भी वो डाउन नहीं फील होंगे और वो आपका मार्क्स नहीं काट रहे, वो एक अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि आपको कहाँ मार्क्स दिया जाए। तो एक आंसर आपको सिलेक्शन में ले आएगा। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो 64th में भी, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कई सॉरीज बोला, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू में वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स भी है उनका। तो मैं, मेरा ये मानना है और मैं ये जानता हूँ कि आप अगर आपके एरिया में एक दो क्वेश्चन आ गया तो आप वहां से इंटरव्यू को लीड कर जाएंगे, और उसके बाद वो भूल भी जाते हैं कि आपने कितना सॉरी बोला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सॉरी बोल रहे हैं। ये आपका और स्ट्रेंथ बताएगा, ये आपको एक पॉजिटिव आपका फीडबैक मिलता है कि आप बहुत ईमानदार हैं और कहीं पे आप ब्लफ नहीं करेंगे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू दिखता है कि आप बहुत सच्चे हैं। ये आपका फिर पूछेंगे नहीं वहां पे कि आपका क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, उन्हें वो दिखता है कि आपका ये स्ट्रेंथ है कि आप बहुत सच्चे हैं, और ये आपको पे करेगा। आदिल जी ने आपने बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए इस आंसर से। आप खुद भी एक इंजीनियर हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है वो अपना जो ग्रेजुएशन होता है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। उनके लिए क्या सजेशन है? हाँ, ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उसे आप मतलब ठीक से, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे से आपने किया हो और यहाँ पे पास होना बहुत आसान होता है। इंजीनियरिंग में तो वन नाइट स्टडी करके आप पास हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप गाइड पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन आपका जब इंटरव्यू स्टेज आता है तो आप अपने ग्रेजुएशन के एटलीस्ट सिलेबस को समझें कि क्या सिलेबस था उसमें। अगर आपको सारा टॉपिक्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या पढ़ाया गया है, वो एटलीस्ट टॉपिक्स का हेडलाइन अगर याद हो, तो आप वहां से उसका सिर्फ दो दो लाइन आप देख लें। मतलब आपका जो भी उसमें सब्जेक्ट्स रहा है ग्रेजुएशन में, आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख लें, उसमें जितना टॉपिक्स है उन सब टॉपिक्स के बारे में एक एक लाइन जान ले, एक टॉपिक को आप उठाकर उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान ले, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा, तो ये सब्जेक्ट रहा, तो आप उसमें क्या सिलेबस था, तो आप अगर सिलेबस बता दे रहे तो उन्हें ये पता है कि नहीं ये जानते हैं अपने ग्रेजुएशन सिलेबस सब्जेक्ट को। और उसमें अगर पूछ दें कि अच्छा इन टॉपिक्स में आपका सबसे फेवरेट टॉपिक क्या रहा है, तो उसमें आप अगर एक को कोट कर रहे हैं तो उसको एक को आपको जानना है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पूरे सिलेबस को देखिए, आपको सिलेबस का टॉपिक्स पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक्स था, और उस टॉपिक्स के अंदर आपके एक फेवरेट टॉपिक में सब टॉपिक्स पता होना चाहिए, और उस सब टॉपिक में एक एक दो दो लाइन आपके बारे में, आपको सब कुछ बस पता होना चाहिए, एक एक दो दो लाइन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आपने अभी जो आंसर किया वो सेंस ऑफ रिलीफ होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है इस प्रिपरेशन के आगे, तो कैसे प्रेजेंट करें। अदिल, कई बार सिचुएशनल क्वेश्चन में जो आपका पर्सपेक्टिव रहता है उससे डिफरेंट होता है बोर्ड का पर्सपेक्टिव। इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है? इसमें अगर आप ये मान लेते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जब आप देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ये मान लेना है, अब वैसे भी भारत में सब लोग देशभक्त होते हैं, ये मेरा भी मानना है, लेकिन आपका जो वो देशभक्ति है वो आपके अंदर बिल्कुल उस टाइम में समा जाना चाहिए।
सच्चाई और देशभक्ति, और राष्ट्र हित में क्या सही है क्या नहीं है ये आपको मान लेना है। जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है वो सही बात है कि आपके फेवर में ही वो स्कीम्स बन रहा है, उसमें क्या लूपहोल्स है आप उसे ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन उसके पीछे क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा पहुंच रही है वो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको उसमें फायदा पहुंचाएगा। तो आपका पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए, जो इंटरव्यूअर का भी पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि राष्ट्र हित में क्या हो रहा है। आप अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिचुएशनल, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो ये उस टाइम में उस सिचुएशन में ये कैसे लोगों के लिए फायदेमंद हो, और अगर लोगों के लिए फायदेमंद हो तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरे देश के लिए कैसे फायदेमंद है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं और आप इसी बेसिस पे आंसर कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ये आपके बात से आपके इंटरव्यूअर भी इत्तेफाक रखेंगे। आदिल, कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस सभी एस्पिरेंट को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी 65th बीपीएससी है? 65 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत बताया कि क्या होना चाहिए ट्रेड्स किसी के अंदर। तो अगर इस पे काम करें, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या वो बोलने से घबरा रहे हैं तो उन्हें खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक इंटरव्यू से पहले भी अपने घर में जो कोई बड़े हैं या छोटे हैं, यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि ये सिलेक्टेड है या नहीं, ये क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, उन्हें बैठा देना चाहिए सामने कि आप पूछिए। तो जो घबराहट है, जो झिझक है या बोलने में जो भी हेजिटेशन होता है वो वहां पर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर किसी के घर में पेरेंट्स हैं तो उन्हें बैठा दें, मम्मी पापा हो सकता है वो उतना पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन वो समाज को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो उन्हें बोलिए कि आपको जो मन आता है वो पूछिए। वो जरूरी नहीं है कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हो या रिलेवेंट हो, लेकिन आपसे वो पूछ रहे हैं, आप उसमें कुछ भी उस टाइम में सिचुएशनल भी पूछ सकते हैं। वो आप आंसर फ्रेम करके आप आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि चार लोगों को बिठा के मैं आंसर कर सकता हूँ। लेकिन ये तो घर के लोग हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस का ये पहला स्टेप हो सकता है। ये मैंने भी किया था। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे आप पैनल बैठे हैं वहां पे अगर आप जाकर दे रहे हैं तो आपके अंदर जो भी हेजिटेशन पहले था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। अब आप बीपीएससी के लिए एक ट्रैक पर आ चुके हैं कि अब क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, किस तरह का उनका क्वेश्चंस होगा। पहले आपने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने घर में बैठ के, उसके बाद आप रिलेवेंस पे आ गए कि क्या कौन सा रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, किस तरह से मुझे आंसर करना है, क्योंकि वो ये भी बताएंगे कि आपको आंसर किस तरह से करना है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये भी पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या आंसर करना है मुझे, और आपको ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और आप का वो सच्चाई दिखना चाहिए, आपको देशभक्ति आपका वो आंसर्स में दिखना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं फार साइटेडनेस होना चाहिए आंसर में। मतलब ये कोई भी सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं किसी चीज का तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। आदिल जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? बीपीएससी पीटी के लिए मैं बताऊंगा कि जब मैं पीटी की तैयारी कर रहा था तो मैंने अदर सोर्सेस का बुकलेट पढ़ा था करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि स्टडी आईक्यू का ये यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, इसमें भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इसे भी आप देख लें। तो मैं उस टाइम में तो नहीं देख पाया लेकिन एग्जाम से बिल्कुल एक दो दिन पहले मैं कुछ वीडियोस देखा करंट अफेयर्स का, तो मुझे वहां पे बहुत हेल्पफुल लगा ये, और मैं लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि वो करें, इससे फायदा मिलेगा। और मेंस में भी स्टडी आईक्यू में बहुत सारे रिलेवेंट टॉपिक्स को मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे डाला, तो मुझे उसके लिए मुझे सॉल्यूशन मिला। और इस तरह से जो इंटरव्यू वगैरह आप लोग लेती हैं तो इसमें बहुत एक अच्छा मेजर्स मिलता है कि क्या अपनाना चाहिए, किस तरह के पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे सपोर्ट मिला स्टडी आईक्यू का। थैंक यू सो मच आदिल जी, हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ने के लिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली इंटरव्यू बहुत ट्रिकी स्टेज होता है, बहुत स्कोरिंग भी होता है, उसके लिए गाइड करने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड द एंटायर टीम वेलकम। विशेस यू ऑल द बेस्ट।